जिंदगी जीने को मिली है, क्यों सोचने में गुजार दे। उम्र रुकती नहीं किसी की, क्यों ना खुश रहकर गुजार दे। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। कहते सितारा बुलंदी की निशानी है, तो वहीं उनका टूटना मन्नतों का प्रतीक है। हर मायने में सितारा चमकता ही है। बिहार की माटी से जन्मा एक ऐसा ही सितारा आज हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने अपने अभिनय के हुनर से कई लोगों के दिलों पर राज किया और बिहार का नाम रोशन किया। OTT पर प्रसारित आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज आश्रम को आप सभी ने देखा होगा और लोगों ने काफ़ी से सराहा भी, चाहे वह सीजन 1 हो, सीजन 2 हो या सीजन 3। खासकर बिहार के लोगों के लिए आश्रम सीजन 3 काफ़ी लोकप्रिय रहा, क्योंकि इसमें बिहार के लाल एक अहम भूमिका को निभाते नजर आए और अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का, बिहार की माटी के जन्मे वरिष्ठ एवं सक्रिय अभिनेता अमित रंजन जी का। अमित रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर कोई है किरदार। यूँ तो हमने रियल लाइफ पे आपको कई किरदार निभाते हुए देखे हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम आपके असल ज़िंदगी के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। असल ज़िंदगी का जो किरदार है, आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। और मेरी जो पर्सनल लाइफ है, तो अगर मैं शुरुआत करूं अपने फैमिली से, तो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं भाई बहनों में। मुझसे बड़े 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं मेरी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनिशियली हमने नवादा में सेंट जेवियर्स से हमने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर वहाँ से हमने मूव ऑन किया और पटना में ही AN कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। चूँकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाव रहता था, तो स्कूल के टाइम से कॉलेज में भी मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया करता था। कई ऐसे यूथ फेस्टिवल्स होते थे जहां मैं भाग लिया करता था। और अभिनय से रुचि होने की वजह से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इन जगहों पे मेरा बराबर आना जाना लगा रहता था। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मेरी जो पृष्ठभूमि है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और कहीं ना कहीं अभिनय को करियर के रूप में लेने का जब ख्याल मन में आया, तो उस पारिवारिक पृष्ठभूमि के आने की वजह से थोड़ा मन में संशय भी था और संकोच भी था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सेटिस्फाइंग रहा, परिवार का सपोर्ट मिला और आज आपसे रूबरू होने का भी मौका मिला। बिल्कुल, अगर आप में काबिलियत और परिवार का सपोर्ट मिलता है तो सपनों में मानो 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने इस फिल्मी करियर की शुरुआत किस तरीके से की? मैंने अपनी शुरुआत, अगर सिनेमा की बात करेंगे तो सिनेमा की शुरुआत बड़ा एक अच्छा कोइंसिडेंस है। लाइक अभी मैं आश्रम सीजन 3 में प्रकाश सर के डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। 2010-11 में प्रकाश सर का ही एक चैनल यहीं पे लॉन्च हुआ था बिहार में, मौर्य TV के नाम से। तो उस दौरान मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल रहता था। और कहीं ना कहीं उसके कुछ पहले से भी मेरी एक्टिविटी और इन्वॉल्वमेंट इस तरह की होती थी कि मैं सिनेमा या इससे जुड़े लोगों से जुड़ सकूं, मिल सकूं। लेकिन ऐसे लोग मिल नहीं पाए जो मेन स्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा थे। तो जब प्रकाश जी का चैनल यहाँ लॉन्च हुआ, तो हमारे जैसे कई आर्टिस्ट्स ऐसे थे बिहार में, झारखंड में। तो उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि प्रकाश सर एक रिनोन डायरेक्टर ही नहीं हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनी जो है वो इंडिया में एक स्थान रखती है। तो जब वो चैनल लॉन्च हुआ तो हम लोगों को बहुत एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोगों ने देखा। और वहाँ पर मुझे उनके एक सीरियल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो मेरी प्रॉपर अगर शुरुआत कहेंगे तो प्रकाश झा सर के ही प्रोडक्शन हाउस के चैनल से शुरुआत हुई थी मेरी। और वहाँ एक सीरियल आता था, हाँ मैंने भी प्यार किया, जो रियल लव स्टोरीज़ पे बेस्ड होता था। तो वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद मैं थिएटर का हिस्सा रहा, फिर कई टेलीविज़न शोज़ में भी हमने वर्क किया। इसके अलावा चूँकि आप देखते हैं कि जब आप नए अभिनेता के तौर पे जब आप अपनी शुरुआत करते हैं, तो कई जगह जो है ऑडिशंस और सिलेक्शन, रिजेक्शन, तो ये सब चलता रहता है। तो इस दौरान मुझे और भी कई जगहों पे जाने का मौका मिला, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी रही। और उस दौरान जब प्रकाश सर का चैनल यहाँ लॉन्च हुआ था, तो एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था और बॉम्बे से बहुत सारी अच्छी यूनिट यहाँ पे थी। तो उस दौरान हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब हम थिएटर कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं या अभिनय का कोई भी हम लोग अगर सेगमेंट को टचअप करते हैं, तो आज की डेट में मुझे वो जो वर्कशॉप हम लोगों को मिला वो बहुत काम आया और उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तो शुरुआत भी प्रकाश जी के साथ हुई थी और बीच में कई पड़ाव आए, कुछ फिल्में आई, म्यूज़िक वीडियोज़ आया
और आज आश्रम 3 में प्रकाश जी के निर्देशन में काम करने का मौका मिला। तो रियली इट्स अ ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर मी। बिल्कुल, बहुत सही कि अगर मेहनत करो तो उसे नाम और शोहरत ज़रूर मिलता है। आपसे जानना चाहूँगी आपकी सबसे पहली फ़िल्म कौन सी थी और आपने किस प्रकार उसमें अपनी नींव डाली? जब हम लोग अभिनय से जुड़े थे तो सबसे पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी प्रायश्चित, और उसे काफ़ी सराहा गया था और कोलकाता शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में उसका सिलेक्शन भी हुआ, एग्जीबिशन भी किया गया। फिर हमने एक रीजनल लैंग्वेज की मूवी की थी माही, और प्री कोविड पीरियड में, लाइक अभी जब हम लोग कोविड की चपेट में आए तो उसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक पहले से फिल्म शूट किया था। फिल्म अबाउट टू रिलीज़ थी, लेकिन कोविड आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। वो एक हिंदी फिल्म है आवाहन, और उसे अभी चूँकि कोविड का जो इम्पैक्ट था वो हर सेगमेंट में रहा, तो फिल्म को री रिलीज़ करने का भी प्लान है। तो आवाहन मेरी हिंदी फिल्म थी, एक प्रॉपर हिंदी फिल्म जो आप कह सकते हैं बॉलीवुड सेगमेंट की। तो वो फिल्म भी हमने करी, और एक अभी और एक फिल्म अबाउट टू रिलीज़ है जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आएगी, कुव्वत। और आश्रम सीज़न 3 आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर आश्रम सीज़न 4 भी आएगा जिसमें भी आप मुझे देख सकते हैं। जी, आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, उसमें आपकी सबसे पहली सीरियल्स कौन सी थी? सहारा वन के लिए हमने एक सीरियल किया था, और लकीली सहारा वन का जो सीरियल था उसमें भी मेरी भूमिका स्पाई की ही थी, और आश्रम सीज़न 3 में भी मेरी भूमिका जो है स्पाई की है। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम रियल लाइफ में भी ऐसे तो नहीं हो। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सहारा वन के लिए सीरियल किया था, डीडी नेशनल के लिए भी सीरियल करने का मौका मिला था, हुनरबाज करके सीरियल आता था। फिर कई शोज़ किए राज्यसभा टेलीविज़न के लिए, बैटल ग्राउंड आता था, फिर शॉर्ट फिल्म, और कई इवेंट्स हमने कंडक्ट किया। प्रकाश जी के चैनल के लिए भी एक हम लोग इवेंट किए थे जिसमें शारदा सिन्हा थी, और पटना में उसका फिनाले हुआ था। तो ये सारा जर्नी रहा टीवी शोज़ को लेके। आपने अभी जिक्र किया कि लोग, जैसे कि आपने 2 से अधिक फिल्मों में स्पाई का काम किया, तो लोगों ने सोचा कि क्या असल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कई किरदार निभाए होंगे फिल्मों में, लेकिन ऐसा कोई किरदार जो आपको लगा कि ये वाकई में आपकी असल ज़िंदगी से मैच करता है या मिलता जुलता है? अगर आप पूरे परिदृश्य में देखेंगे तो कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से तो सिनेमा से और असल ज़िंदगी से कोरिलेट नहीं करता, लेकिन हाँ, फिल्म का कुछ पहलू ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। और जब ऐसा होता है तो उस कैरेक्टर को करना काफ़ी सहज होता है और उसे करने में काफ़ी इजी फील होता है। जब आश्रम की भी कास्टिंग हो रही थी, और पहले मुझे एक अलग कैरेक्टर के लिए बोला गया था, एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था, एक थानाध्यक्ष का कैरेक्टर था, तो वो मुझे स्क्रिप्ट भेजी गई थी, मैंने उसके लिए वीडियोज़ वगैरह भेजे थे, लेकिन जो रफ़ टफ़ लुक चाहिए था तो वो कहीं ना कहीं मुझ में नहीं था। तो न प्रकाश जी संतुष्ट हो रहे थे, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर संतुष्ट भी नहीं हो रहे थे, और मुझे भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे बाद में एक दूसरा कैरेक्टर दिया गया जो कृष्ण कुमार का कैरेक्टर है, जो भी आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो जब उसके डायलॉग्स, उसका अपीयरेंस, उसका जो कैरेक्टर का जो टेस्ट है, वो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मुझे और मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, और ये करना मेरे लिए सहज भी होगा। और वो बिल्कुल जो कलाकार के लिए जो जीने वाली बात होती है कैरेक्टर को, तो एक कलाकार की एक्टिंग, प्रकाश जी रियलिस्टिक एक्टिंग को प्रेफर करते हैं जी। तो जब हम काम करते हैं तो रियलिस्टिक एक्टिंग तब और अच्छा हो जाता है, रियलिस्टिक हो जाता है, जब आपको अपने एक्ट में कोई एफर्ट नहीं लगाना होता है। तो कृष्ण कुमार का कैरेक्टर जब मैं आश्रम में कर रहा था तो मुझे इस कैरेक्टर में कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा। तो उसके कई ऐसे पहलू हैं जो नेचुरली, नॉर्मली वो मेरा बिहेवियर है, वो मेरी पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर पाया, और एफर्टलेस एक्टिंग जो कहते हैं वो संभव हो पाया इस कैरेक्टर में। जी, जब आपने एज ए करियर इसे चुना, उस समय बिहार में इसकी प्रशिक्षण शैली कैसी थी, या मतलब शैली कैसी थी, या आपका प्रशिक्षण शैली इस क्षेत्र में कैसा रहा? देखिए, बिहार में मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहूँगा कि बिहार में ख़ास करके हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यहाँ सिनेमा को काम तो नहीं ही मानते हैं। और शुरुआत के दिनों में जब मैंने ये शुरुआत करी थी, तो जब मेरे जहन में आया था तो मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, मुझे पता था कि ये एक्सेप्टेबल होगा नहीं। लेकिन जब मेरे अंदर ये धारणा प्रबल होती गई कि मैं इस क्षेत्र में ही अपना करियर मुझे बनाना है, तो जब मैं ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट पे था, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने परिवार को बताना होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि अपने राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कोई बुराई नहीं है, शिक्षा है या फिर नौकरी है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। अगर आप ये करते हैं तो परिवार भी सिक्योर महसूस करता है, और परिवार भी चाहता है कि आप नौकरी ही करें, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है इस फील्ड में।
लेकिन मुझे लगता है कि पूरी लाइफ अनसर्टेन है, और कोई भी अगर हर चीज़ आपको फिक्स मिल जाए लाइफ में तो उसका मज़ा भी नहीं है। तो अप्स एंड डाउन्स ये होने ही चाहिए। तो जब मैंने शुरुआत की तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन मेरे अंदर खुद था, जो परिवेश, जिस परिवेश में हम लोग पले बढ़े हैं उसको लेके। लेकिन लकीली मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि जब मैंने अपने परिवार को बताया तो परिवार ने मुझे कहीं से डीमोटिवेट नहीं किया, डिरेल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि चलो अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, और उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं कहना चाहूँगा कि इस मुकाम तक पहुंचने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो मेरे परिवार का ही है। उन्होंने मुझे पारिवारिक बंधनों से मुक्त रखा, जिम्मेदारियों से मुक्त रखा, मुझे बिल्कुल फ्री रखा, तभी इस क्षेत्र में मैं तमाम संघर्ष कर पाया और स्टेबल हो पाया। तो परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और परिवेश का भी। जब जैसे जैसे आप काम करते गए, आगे बढ़ते गए, तो लोगों का भी धीरे धीरे सहयोग मिलता गया। बिल्कुल। अमित जी, अगर आपकी अभिनय की बात करें तो उसकी बातें और जिक्र आज हर किसी के जुबान पे है। आपने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा के साथ काम किया। आपसे जानना चाहूँगी कि उनके साथ किए काम के कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रकाश सर के साथ काम करने का अनुभव अब तक के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है, क्योंकि बतौर अभिनेता अगर कहूँ तो हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करें। और पर्सनली भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रियलिस्टिक सिनेमा को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। सब्जेक्टिव या इशू बेस्ड मूवी हो तो उसे देखना भी पसंद करता हूँ, और उससे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट भी करता हूँ। तो प्रकाश सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा से सब्जेक्टिव मूवीज़ बनाते हैं, इशू बेस्ड मूवीज़ होती है, और शुरुआत के दिनों से, चाहे वो मृत्युदंड हो या गंगा जल, अपहरण, चक्रव्यूह, राजनीति, तो ये सारी फिल्में जो है वो जो आपके सामाजिक परिवेश में घटनाएं घट रही हैं उसको लेके होती है। तो इस वजह से मेरी हमेशा से इच्छा रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके चैनल के लिए काम किया था, लेकिन उनके निर्देशन में काम करने का मौका नहीं मिला था। तो जब आश्रम सीज़न 3 का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, और जब उनके निर्देशन में हमने काम किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे जो अच्छी बात उनकी लगी कि एक डायरेक्टर एक्टर को कैसे एक्ट करना है, डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, तो इन चीज़ों को बाकायदा वो ब्रीफ करते थे और करके बताते थे। तो ये बड़ा कन्विंसिंग होता है एक एक्टर के लिए कि अगर आपको सजेशंस मिल रहे हैं इस तरह से कि डायरेक्टर खुद एक्ट करके बता रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को और मज़ा आता है करने में। तो उनके साथ काम करने का अनुभव तो बेहतरीन है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रकाश जी हमेशा से बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बतौर निर्देशक उनके निर्देशन में काम करना, यू कैन से इट वाज लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि प्रकाश जी बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो बिहार के लोग भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, जैसे कि आपने अपने बखूबी प्रदर्शन से इस बात को साबित किया। आपसे जानना चाहूँगी कि यूँ तो अगर बात करें सपनों के प्राप्त करने के लक्ष्य को, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी का भी हो, वो कभी आसान नहीं रहता। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, खासकर उस जगह से जहाँ से आप हो जहाँ पे इसका स्कोप बहुत कम हो। संघर्ष तो रहा, संघर्ष का सामना अलग अलग तरीके से करना पड़ा। अगर आप बात करते हैं बतौर अभिनेता काम पाने के संघर्ष को, तो जैसा कि आपने कहा कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे इसका स्कोप बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा तक ले जाएगा, या फिर ऐसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है या मेकर्स होते हैं तो वो दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटी का रुख कर लेते हैं। तो इवन अब क्षेत्रीय सिनेमा की भी बात अगर आप करेंगे तो उसका भी मैक्सिमम काम जो है वो मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट हो रहा है। तो बिहार जैसे जगह पे इसकी शुरुआत करना तो ये वाकई चैलेंजिंग था, और बहुत एडवर्स कंडीशंस को फेस भी करना पड़ा। कई बार ठगा हुआ भी महसूस करता था। कई लोगों से मिला, मुझे लगा कि यहाँ से कुछ अच्छा हासिल होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ मंथ आपको ये रियलाइज़ होता था कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो एक महत्वपूर्ण समय ऐसे में आपका चला जाता है अगर आप सही जगह और सही दिशा में प्रयास नहीं करते हैं तो ये सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने बताया कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। तो उनका जो भी मार्गदर्शन रहा उन लोगों का, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और बहुत ही कारगर रहा,
और इसके बाद मैंने दिल्ली मूव किया, मुंबई गया, मैंने वहाँ देखा, चीज़ों को सीखा, और वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा में आना है तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। और हमेशा से मैंने भी सिलेक्टिव काम करने का मेरे अंदर एक था कि मैं कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ इंडस्ट्री में। तो कई उल जुलूल ऑफर्स भी आते हैं आपको, और उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक तो स्कोप नहीं है, ऊपर से आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, उसमें भी अगर कोई काम आए तो उस काम को छोड़ने का गट्स, उसके बाद लोगों का जो परसेप्शन होता है, तो ये सारा जो है वो जद्दोजहद तो चलता ही रहा। लेकिन ओवरऑल कहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो जो काम मैंने छोड़ा, मुझे वो आज की डेट में मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मैंने बहुत सही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आश्रम या प्रकाश झा प्रोडक्शंस में मेरी अगर एंट्री हो पाई तो इसी वजह से हो पाई कि मैंने सेलेक्टिव काम को किया और बिल्कुल ही कन्फाइंड तरीके से किया इसको। जी, आश्रम सीज़न 3 में आपकी जो भूमिका है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरी भूमिका एक अंडरकवर एजेंट की है जो आश्रम में आईबी ऑफिस के थ्रू जाता है। और अगर आपने सीरीज़ देखा होगा तो जो कहानी है, जो कहानी की परिपाटी है, तो एक अंडरकवर एजेंट के तौर पे मेरी भूमिका है। और आश्रम के अंदर मेरी जो को एक्ट्रेस है अनुरिता तो अनुरिता के अपोजिट भी मेरे लव सीक्वेंसेस हैं। तो मेरा जो किरदार है वो दो पार्ट में आप कह सकते हैं। एक मेरी पर्सनल केमिस्ट्री है अनुरिता के साथ, और दूसरा जो है वो दर्शन कुमार के साथ है। दर्शन कुमार के साथ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और वो स्पाई के कैरेक्टर में हूँ। और ये पूरा ट्रैक जो है अभी सीज़न 3 में मेरी एंट्री हुई है। तो जैसे जैसे ये ट्रैक आगे बढ़ेगा तो सीन डेवलप होगा, स्टोरी भी डेवलप होगी, और मेरा ट्रैक भी आगे कंटिन्यू करेगा। जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप अभिनय के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखते हैं। आपने कई फिल्मी गीतों को स्वर के साथ साथ शब्द दिए, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में अपनी कोई भी लिखी गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक गीत रिकॉर्ड किया था और मैं हमेशा से संगीत से वाकई में बहुत कनेक्ट करता हूँ। संगीत सुनना या कॉलेज स्कूल डेज़ में भी मुझे संगीत बड़ा आकर्षित करता था। और बतौर अभिनेता भी मुझे लगता है कि अभिनय के साथ साथ संगीत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके अभिनय में। तो रिसेंटली अभी हमने एक सॉन्ग कंपोज किया था, मेरी एक आने वाली सीरीज़ थी उसके लिए। उस सॉन्ग को मैंने भी गाया है और जावेद अली ने भी गाया है। और जब हम लोग अभी बॉम्बे में इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो चूँकि जावेद भाई अभी पुष्पा में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी और वो गाना काफ़ी पॉपुलर रहा था, तो मैंने उनको जब ये गाना सुनाया तो उन्होंने कहा कि अमित भाई ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कि आपके लिए तो एक और गाना था, लेकिन ये गाना हम दोनों अपनी वॉइस में करेंगे। तो वो गाना एक है जो टाइटल ट्रैक है हमारा आने वाली सीरीज़ जो है उसके, मैं उसके 2 लाइन आपको सुना सकता हूँ। बेहिसाब इश्क है तुझे देख देख होने जो लगा, तन्हाइयों में दिल रोने जो लगा, तुझे देख देख होने जो लगा, तन्हाइयों में दिल रोने जो लगा, बेहिसाब इश्क है। ये टाइटल ट्रैक है जो हमारी सीरीज़ में है, जिसे जावेद भाई ने गाया है और ये मेरी आवाज़ में भी आएगी। कुछ और सॉन्ग्स भी है जिसे शबाब साबरी ने गाया है। तो इस तरह के कुछ गाने हैं जो आपको, अगर आप 2-4 बोल उसके भी सुनाना चाहे तो। शबाब साबरी ने भी एक गाना गाया है, काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है और गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। तेरे इश्क का दीवाना कहलाता मैं फिरूं, तेरे हुस्न की बारिशों में नहलाता मैं फिरूं, तेरे इश्क का दीवाना कहलाता मैं फिरूं, तेरे हुस्न की बारिशों में नहलाता मैं फिरूं, उलझे ये लट तेरे हर पल सुलझाता मैं फिरूं, लब चूम लूं आके तुझको आजमाता मैं फिरूं। ये गाने हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। क्या कभी आपने सोचा कि इस क्षेत्र में भी आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर मौका मिला तो देखिए, एक एक्टर, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग ओरिएंटेड नहीं रह सकता। तो मैंने भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक मेरा एक विशेष आकर्षण और लगाव का केंद्र रहा है।
तो डेफिनेटली मैं प्रयास भी करता हूँ कि अगर कुछ अच्छे कंपोजिशंस मैं कर सकूँ और अच्छे गीत में डिलीवर कर सकूँ तो खुद के लिए भी, और अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि कुछ गाने, कुछ शब्द, कुछ गीत ऐसे हैं जिनको मैं स्वर देना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ काम करना डेफिनेटली चाहूँगा। आज आपको सुनने के बाद जो भी हमारी युवा इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहती है या अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनका आप किस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? जो एक्टिंग में या म्यूज़िक में जो भी लोग आना चाहते हैं तो एक तो बहुत टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो प्रोफेशनल ज़माना है, लाइक हम लोग एक स्टोरी सुनते थे कि रजनीकांत जी जब फिल्म में आए थे तो उन्होंने ऐसे उछाल कर सिगरेट पिया तो उन्हें किसी ने कास्ट कर दिया सिनेमा में, किसी ने इस तरह से चश्मा पहना तो उसे कास्ट कर लिया गया। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब ये कहानियाँ बिल्कुल हाइपोथेटिकल लगती है। आज की डेट में प्रोफेशनली आपको ट्रेंड होना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल है। तो आपको अगर इस फील्ड में आना है, आइदर एक्टिंग हो या म्यूज़िक हो, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वे में अगर ट्रेंड होके आते हैं, लाइक जब हम एक्टिंग का वर्कशॉप यहाँ पे प्रकाश जी के यहाँ कर रहे थे तो और जब व्यस्तताएँ बढ़ गई तो कहीं ना कहीं संगीत में मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाया, कर नहीं पाया। मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि अगर संगीत में और सीखता मैं और अगर समय दे पाता तो चीज़ें और बेहतर रूप में साकार हो पाती। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। आप प्रोफेशनली कहीं से अगर ट्रेनिंग लेते हैं, थिएटर करते हैं, संगीत की अगर विधिवत शिक्षा लेते हैं तो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आप उसको डिलीवर भी करें। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेना भी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ट्रेनिंग ओरिएंटेड वॉइस हो जाती है, अपीयरेंस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काम भर ट्रेनिंग चाहिए। और ट्रेनिंग के बाद आफ्टर ट्रेनिंग जो भी आपकी अपनी अदायगी है, जो आपका अपना तरीका है, जो आप हैं, आइदर वो एज एन एक्टर हो या एज अ सिंगर हो, जो आप हैं अगर उस रूप में उसको डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक रिकॉग्निशन भी मिलता है। बिल्कुल। अमित जी, आपने टीवी सीरियल्स, रंगमंच और फिल्म तीनों मंचों पर कार्य किया। कहते हैं कि तीनों मंच अलग अलग है और आपने बखूबी इन तीनों पर अपनी प्रस्तुति दी। आपसे जानना चाहूँगी आपके अनुभव के अनुसार इन तीनों मंच में क्या समानता और क्या असमानता है? देखिए, तीनों जो है वो बिल्कुल अलग अलग जॉनर की चीज़ें हैं। लाइक अगर आप थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर में जो एक्टिंग होता है या जो थिएटर में जो रिक्वायरमेंट होती है, थिएटर में ऑडियंस आपके बिल्कुल सामने होती है, आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात होती है, जो टेक्निकल पहलू उसका होता है कि दर्शकों के बीच में आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी आपका परफॉर्मेंस, आपका डायलॉग प्रॉपरली डिलीवर्ड वे में दिखाई और सुनाई देना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। तो इस वजह से सिनेमा की जो एक्टिंग होती है या थिएटर की जो एक्टिंग होती है, तो थिएटर की एक्टिंग थोड़ी सी लाउड होती है। और जब आप बहुत ज़्यादा, आप कई बार हम देखते हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा जब आप थिएटर करते हैं तो एक्टिंग थोड़ी लाउड हो जाती है। और सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं इन फ्रंट ऑफ कैमरा होता है, वहाँ पे रीटेक्स के मौके मिलते हैं और वहाँ पे बिल्कुल सहज वे में आपको ही करना होता है एक्ट या परफॉर्म। तो थिएटर में लाउड एक्टिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जो भी डायलॉग डिलीवरी है या बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल लाउड वे में रखना होता है, ताकि अगर आखिरी बैठा व्यक्ति के पास अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही तो कम से कम आपके गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से उसे समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब आप सिनेमा करते हैं तो आपके पास बिल्कुल सामने कैमरा होता है, रीटेक्स के मौके होते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल नेचुरली आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे बिहेव कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में, तो वो बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पे निभाना होता है। तो इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क तो ये है कि जहाँ पे थिएटर में आपको थोड़ा सा लाउड एक्ट करना होता है, सिनेमा में वो चीज़ें नहीं चाहिए, सिनेमा में वो आके गलत हो जाता है। तो अपनी अपनी जगह पे कई बार एक मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों में, सिनेमा वाले थिएटर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, थिएटर वाले सिनेमा को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों की अलग अलग नीड है, अलग अलग ज़रूरत है। तो थिएटर में लाउड एक्टिंग चलेगा, वहाँ पे वो रिक्वायर्ड है, और सिनेमा में रियलिस्टिक चलेगा, लाउड नहीं चलेगा। तो ये अलग अलग जॉनर की चीज़ें हैं, और इन दोनों में अगर बतौर अभिनेता हम लोग देखते हैं तो परफॉर्मेंस आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा जैसा मंच होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में। अगर नाटक की बात करें तो नाटक देखना अपने आप में एक आनंद का अनुभूति है। कहते हैं कि जो सामने बैठा दर्शक होता है, जहां पर्दा नाटक का उठता नहीं कि वह उसके पात्रों से, उसके जो रहते हैं कलाकार, उससे वो अपने जीवन को जोड़ना शुरू कर देता है। ऐसे में कितना कठिन या कितना आनंददायक रहता है उस पूरे माहौल को जीवंत और आनंददायी बनाए रखना। देखिए, आपने जैसा कि कहा कि कनेक्ट करना शुरू करते हैं, ये चीज़ें दोनों में होती है, थिएटर में भी होता है, सिनेमा में भी होता है। आप पुराने दौर का जब सिनेमा देखेंगे
तो वहाँ पे लोग अपने आप को जो भी किरदार वो चाहे वो प्ले में देख रहे हों या फिर स्क्रीन पे देख रहे हों, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो एक्टर में अपने आप को देखते थे, उसके सिचुएशन में, उसके एक्ट में, उसके ड्रेस में। अगर किसी एक्टर ने गमछा ले रखा है तो हर ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ आदमी अपने आप को उससे कनेक्ट करता था। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो हर मिडिल क्लास का बंदा उससे कनेक्ट करता था। तो सिनेमा में जो किरदार होता है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो रियल लाइफ से ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं सिनेमा हो या नाटक हो, ये सब जो है समाज का ही आईना है और इसी में घट रही घटनाओं पे बनती है। तो जो एक्टर्स होते हैं या जो ऑडियंस होते हैं, एक्टर भी परफॉर्म करने के टाइम में अपने आप को उससे कनेक्ट करता है और ऑडियंस भी देखने के समय अपने आप को उससे कनेक्ट करता है। मतलब है कि पूरे तरीके से रंगमयी और आनंदमयी माहौल रहता है, जहाँ एक्टर, कलाकार और दर्शक एक दूसरे को एक साथ जोड़ के रखते हैं। जैसे कि आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आजीविका की बात करूँ, कहते हैं कि हर आज के बदलते परिवेश में हर क्षेत्र में आजीविका के कई साधन हैं और कई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ऐसे में माना जाता है कि फिल्म जगत में या फिल्म में अगर कोई लोग अपनी करियर बनाने जाते हैं तो इस क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी आजीविका के साधन कम है और काफ़ी कठिन भी है। आप लंबे अरसे से इससे जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूँगी यह कितना सही है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है। फिल्म में साधन और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है ज़्यादा है, रास्ते ज़्यादा हैं। आप अगर किसी नौकरी की बात करेंगे तो आप महीने में 30 दिन जाना होता है, 2-4 दिन छुट्टियां होती है। और अगर आप सिनेमा की बात करें तो ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आप एक पार्ट टाइम वर्क करते हैं और वो आपकी सारी ज़रूरतों, न सिर्फ आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि अगर आपके जीवन में कुछ और भी आपका कुछ इंटरेस्ट है, अगर आप उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेयर टाइम होता है आपके पास। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जॉब करते हैं तो उनके अंदर एक कसक रहती है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिनेमा में आपके पास एक फ्रीडम है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिनेमा में बहुत स्कोप है और यहाँ पे एक सबसे जो बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास पर्याप्त समय होता है अपनी बाकी चीज़ों को मुकाम तक पहुँचाने के लिए या अंजाम देने के लिए। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं और कौन कौन से अवतार में दर्शक आपको शिरकत करते देखेंगे? फ़िलहाल हम लोग एक वेब सीरीज़, जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने आपको सॉन्ग भी सुनाया टाइटल ट्रैक, तो बेहिसाब इश्क, ये हमारी एक आने वाली वेब सीरीज़ है और ये कहीं ना कहीं यूपी, बिहार, झारखंड इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पे ही बन रही है। और इस साल के अंत तक उम्मीद है कि ये अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर इसके रिलीज़ होने का भी प्लान है। तो बेहिसाब इश्क जो है वो एक वेब सीरीज़ के रूप में आएगी। इसके अलावा एक और मेरी फ़िल्म अबाउट टू रिलीज़ है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो फिल्म भी दर्शकों के सामने होगी, कुव्वत। वो फिल्म भी कंप्लीट है और कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो बात चल रही है। तो उम्मीद है कि इस साल भी 1-2 प्रोजेक्ट ऑन एयर होंगे और नेक्स्ट ईयर सीज़न 4 आश्रम का आएगा। तो ये तमाम प्रोजेक्ट अभी लाइन पे हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे यूँ तो कहते हैं कि कलाकार होना खुद में एक बहुत बड़ा शौक़ है, फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे अभिनय के अलावा आपके कौन कौन से और शौक़ हैं? अभिनय ही है। मैं कहूँगा कि अभिनय शौक़ भी है, कैरियर भी है, पैशन भी है, सब कुछ है। लेकिन अभिनय, संगीत, इन चीज़ों के अलावा जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं गार्डनिंग करना काफ़ी पसंद करता हूँ और मेरा अपने ग्रामीण परिवेश से मेरा बहुत जुड़ाव और लगाव है। तो मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव जाना पसंद करता हूँ, वहाँ लोगों से मिलना, वहाँ की जो दिनचर्या है या फिर वहाँ पे प्लांटेशन हो, गार्डनिंग हो, ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैं कभी कभी बिल्कुल समय निकाल कर इसको बतौर एक काम के रूप में करने के लिए भी जाता हूँ मैं कई बार। तो गार्डनिंग कह लीजिए, मुझे पेट से बड़ा लगाव है, मेरे घर में भी है। तो इन चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं एक जीवंतता दिखती है और मुझे बहुत ही अच्छा और कन्विंसिंग लगता है इन चीज़ों से अटैच रहना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से जुड़ के प्रकृति के बहुत करीब हूँ और ये होना मुझे बहुत पसंद भी है। बहुत ही अच्छे आपके शौक़ है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करें वर्तमान समय में खासकर OTT प्लेटफॉर्म की, तो देखा गया है कि इसे काफ़ी लोकप्रियता दर्शकों के बीच मिली है और आपने भी इस पे कार्य किया है, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? OTT तो एक आप कह सकते हैं क्रांति है सिनेमा के क्षेत्र में, क्योंकि जब आप कोई फिल्म जब ऑन एयर हुआ करती थी या होती है आज की डेट में,
तो होता क्या है कि लोगों की अलग अलग व्यस्तताएं हैं, जीवन शैली बदल चुकी है लोगों की, 24 घंटे काम चलता है आज के युग में। तो ऐसी परिस्थिति जो है, आज का जो वर्किंग कल्चर है, जो लिविंग स्टाइल है लोगों का, तो इस परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो वेब सीरीज़ काफ़ी प्रासंगिक है। और आप देखेंगे जितने भी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस हैं या फिर जो बड़े एक्टर्स हैं वो भी वेब सीरीज़ की तरफ रुख कर चुके हैं। इसका कारण है कि जो सिनेमा है, अगर आप उसको टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में है फिक्स कि वो इस समय आ रहा है, तो अगर आप देख पाए तो गुड, अदरवाइज यू मिस्ड इट। लेकिन वेब सीरीज़ के पास आपके एडवांटेज है, जब आपको टाइम मिलता है तो आप समय निकाल के उसे देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जहाँ डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटली लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, तो हर चीज़ वो मोबाइल पे देखते हैं, करते हैं। तो जो रीच होता है ऑडियंस का, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में सैटेलाइट से ज़्यादा है। लाइक अगर आप आश्रम सीज़न 3 की बात करेंगे तो जब ये रिलीज़ हुआ विद इन 32 आवर्स आश्रम सीज़न 3 को 100 मिलियंस लोगों ने देखा। तो ये इतना वास्ट एरिया है, ऑडियंस रीच इसकी इतनी अच्छी है, इतना पकड़ है लोगों में, क्रेज़ है लोगों में। तो वेब सीरीज़ का ही ज़माना है और मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये हो चुका है कि वेब सीरीज़ जो है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा का इक्विवेलेंट है, पैरेलल है, और आने वाले समय में ये सक्सीड कर जाएगा मेन स्ट्रीम सिनेमा को, क्योंकि इसका दर्शक वर्ग बड़ा है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और छोटे छोटे विषयों पे फिल्में बन रही है और लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वास्ट है इसका स्कोप। तो इससे जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, उस पे फिल्मों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? फिल्मों पे प्रभाव, कोई एडवर्स प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लाइक जो लोग पहले फिल्म किया करते थे वही कहीं ना कहीं इधर जो है आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग काम करने वाले लोग तो वही हैं। लाइक प्रकाश जी अगर पहले फिल्म बना रहे थे, सिनेमा बना रहे थे, तो अब प्रकाश जी वेब सीरीज़ बना रहे हैं और दायरा बढ़ चुका है ऑडियंस का भी, कलाकारों का भी। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को भी मौका मिलता है और ऑडियंस भी ज़्यादा इसको देख पा रहे हैं। और हर किसी के हाथ में अगर मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, तो आप कह सकते हैं कि दायरा भी बढ़ेगा, स्कोप भी बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी इससे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की और सिनेमा की, थिएटर की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, बतौर एक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बतौर एक्टर हम लोगों के लिए, चाहे वो ओटीटी हो या सिनेमा हो, एड फिल्म हो या इवन एक परफॉर्मेंस हो ऑन स्टेज, कुछ भी हो, तो एक एक्टर के रूप में तो हर प्रोजेक्ट जो है एक परफॉर्म करने का विषय होता है। आपको हर, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये छोटा प्रोजेक्ट है तो मैं इस पर हल्की फुल्की एक्टिंग कर देते हैं, और बड़ा प्रोजेक्ट में हम तो हर प्रोजेक्ट में एक जैसा परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं और 100% हमें लगाना होता है। तो चूंकि अब आप, ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को अगर कर रहे हैं तो टोटलिटी में ही करेंगे तो बेहतर होगा और बेहतर आउटपुट मिलेगा उससे। तो ये एक फैक्टर है कि अगर आप टोटलिटी में चीज़ों को करते हैं तो उसका आउटकम भी जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है। जी, अमित जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और आज हमारे आज के कार्यक्रम को जानकारियों से लबरेज बनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि अभिनेता अमित रंजन, जिनसे हमने फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की और आज के कार्यक्रम को जानकारियों से लबरेज किया। तो अब वक्त हो चुका है कि आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम कैसा रहा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा email है director ddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और